अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। पाकिस्तान में सियासी तारीख रही है कि जब कोई ओहदे पर मौजूद हो और उससे कोई फ़ायदा ले लिया हो तो मसलियत इख्तियार की जाती है, लेकिन जब वो शख्स रिटायर हो जाए या मुश्किलात में हो तो उस पर तो तेज़ हमले शुरू कर दिए जाते हैं। सियासी मुखालिफत में हमारे सियासतदान इतने आगे चले जाते हैं कि कभी किसी को लाड़काना की सड़कों पर घसीटने और कभी पेट फाड़ने की बातें करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि सियासत मुमकिनात का खेल है और मुमकिनात में कुछ भी अजीबो गरीब हो सकता है। नून लीग बज़ाहिर आज लूले लगने इक़्तिदार में तो मौजूद है, लेकिन उनके इस लाग़रपन की असल वजह उनकी अपनी कोताहियाँ हैं। उन्हें इंतखाबात के दिन तक मालूम नहीं था कि आखिर उनकी पार्टी मफामत की सियासत चाहती है या मज़ामत की। बहरहाल इलेक्शंस हुए, जैसे तैसे इक़्तिदार मिला, तो अब इस जमात के अंदर मज़ामत की रूह दोबारा जागना शुरू हो गई है, जिसका अक्स हमें ख्वाजा आसिफ के इस बयान से मिलता है कि मुल्क की किस्मत का फैसला करने वाले ये कौन होते हैं। टीटीपी को लाने, माशी तबाही और नवाज शरीफ को फारिग करने पर जनरल रिटायर्ड बाजवा, फैज़ और बानी पीटीआई को पार्लियामान को होना चाहिए और उसके लिए वो एक करारदाद लाएंगे। अब एक ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि साबिक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक DGI फैज़ हमीद को पार्लियामान में बुलाने की करारदाद वो लेके आएंगे। ये वही ख्वाजा आसिफ हैं जो ये कह चुके हैं कि फ़ौज अपने चीफ की हिफाजत करती है और जब हमने मुशर्रफ के खिलाफ कोई बात की तो अल्टीमेटली हमें भुगतना पड़ा। ज़रा वो स्टेटमेंट भी आपके सामने रखते हैं। उसके बाद रुहेल असगर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा, वो मैं ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानेंगे। अलहाज शेख रुहेल असगर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा मेरे साथ मौजूद हैं। मैं पहले उनकी तरफ आऊँगा, फिर मैं स्टेटमेंट्स भी आपको सुनवाऊँगा कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने रिसेंटली क्या कहा है, रिसेंटली ख्वाजा आसिफ साहब क्या कह रहे हैं और फिर मियां नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट क्या है। रुहेल असगर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर सबसे पहले तो ये कहिएगा, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ को पार्लियामान के फ्लोर पर लाने के लिए, जवाब दे उनको करने के लिए मैं करारदाद टेबल करूंगा पार्लियामेंट में। आपको लगता है ख्वाजा आसिफ साहब ये कर सकते हैं? वैसे चाहिए तो ये, मैं आपसे इख्तिलाफ नहीं कर रहा, लेकिन चाहिए तो ये कि आपके इन सवालात का जवाब जो है वो ख्वाजा आसिफ ही दे तो बेहतर रहेगा। आसिफ को ज्यादा पता होगा ना, उसके पास कितने इख्तियारात हैं, वो कर सकता है नहीं कर सकता, वो बुला सकता है नहीं बुला सकता। मेरे नजदीक मेरी सोच थोड़ी मुख्तलिफ है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आप लोगों को इन मामलों से बाहर निकल आइए। आप छोड़ दीजिए यार, लोग किस हालत में गुजर रही है लोगों की। 2 वक्त की रोटी, क्या 1 वक्त की रोटी मैसर नहीं है। आप लोग अपने खेलों में पड़े हुए हैं, मैं उसको बुला लूंगा, मैं उसको बुला लूंगा। क्या बुला के क्या कर लेंगे? उसके ट्रू। स्टार उतार देंगे हम? क्या कर देंगे? बाजवे का क्या आप उसको कांस्टेबल बना देंगे? फैज हमीद को क्या आप सस्पेंड कर देंगे? भाई यार, जाने दो, खुदा के लिए वो अपने अपने काम करो। जो जो काम करने वाले हैं, इन कामों में क्या पड़ा है? आपको ये पता नहीं है कि इस मुल्क की मैशत किस तरफ जा रही है? इस मुल्क का कारखाना सब बंद हुआ है, सारा कारोबार बंद हुआ है। आप पे रोजाना की बुनियाद पर दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं, आपके नौजवान शहीद हो रहे हैं, और हम अपने काम में पड़े हुए हैं, अपने बयानात दे ही जा रहे हैं बस कि हम उनको बुला लेंगे। फेयर तो जब इनफ आप थे रुहेल उनको असगर साहब, बिल्कुल 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 दुरुस्त फरमा रहे हैं। बुला। ये बात आपकी दुरुस्त है। देखिए, अगर बुलाना होता तो इससे पहले भी डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब। 16 माह की PDM हुकूमत में था, बुलाना था बुला लेते सर, उस वक्त बुला लेते। देखिए, मैं आपको गुजारिश करूं, अब बड़ी अजीब सी बात है। अब वो जमाना नहीं है, वो प्रिंट मीडिया वाला दौर चला गया, जब आप बात करते थे और उसके बाद आप मुकर जाते थे, आप कहते थे मैंने तो बात ही नहीं की। अब आपके पास ये कमबख्त जो आपका ये जो है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये आपके पास रिकॉर्ड रह जाता है यार। मेरी भी पता नहीं कौन कौन सी आपने स्टेटमेंट छुपा के रखी होंगी। जब भी मैं कोई ऐसी बात करूंगा, आप मेरे मुंह पे वो रख देंगे। मैं तो कम से कम अपनी इस उम्र में, जिस उम्र में हिस्से में मैं हूं, मैं अपनी इस किस्म की स्टेटमेंट देख के शर्मिंदा जरूर हूंगा। तो इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि हमें जिस वक्त जब भी हम ओहदे पे हों या ना हो, हम इक़्तिदार में हों या ना हो, हमें बहुत सोच समझ के अल्फाज का चुनाव करना चाहिए, और जो बयान करें उन अल्फाज ऐसे होने चाहिए जो अल्फाज कल को हमें चुबाने में आसानी हो। तो मेरा अपना ख्याल है कि इन चीजों से बड़ी चीज जो आपके पास है वो इस मुल्क की मैशत है, वो इस मुल्क की गुर्बत है, वो इस मुल्क के गरीब लोगों का हाल है। आप जरा गौर तो फरमाइए जरा। आज आप गैस का बिल उठा के देखिए किसी गरीब आदमी का, ये कहाँ का इंसाफ है कि एक गरीब आदमी को, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उसको लाख लाख रुपए का बिल आता है यार। अब उस पे आप उस पे तवज्जो दीजिए। जो जो चीजें तवज्जो तलब हैं,
अगर आपको अल्लाह ने इज्जत दे दी है, आपके पास हुकूमत है, आप यकसुई से अपनी पूरे दिल जुमई से आप वो काम करें। अब रहेगी बात आपकी कि बाजवा साहब ने या हमीद साहब ने कोई गलत काम किया है या उन्होंने कोई गलतियां की हैं, तो आपके पास एक आपका अदारा मौजूद है। आप उनके जो सरबराह हैं इस वक्त, उनको आप कह सकते हैं कि जनाब ये हमारे पास आपके सबूत हैं। आपके जो एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जो आपके एक्स DGISI हैं, उनके ये मामलात है जिससे मुल्क को नुकसान हुआ, मुल्क के अवाम को नुकसान हुआ। आप उनको कह दीजिए, वो जाने और उनका महकमा जाने। आप तो 107-51 का पर्चा नहीं करवा सकते उनके ऊपर। मतलब मुझे समझ नहीं आती, एक अदारा मौजूद है, उनके पास एक अपना एक मैकेनिज्म मौजूद है, आप उनको कहिए। अब हुकूमत आ गई नून लीग की, जैसे कि तैसे आई, PMNL लेड कोलिशन, ये ना आप जो भी कह लें, दामन तो नहीं छुड़ा सकते। अब हुकूमत आ गई, अब ये स्टेटमेंट शेख साहब मुझे समझ नहीं आती फिर देना क्यों पड़ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं कोई मकबूलियत में कमी वाकई हो रही है, नैरेटिव नहीं है, ये स्टेटमेंट क्यों देना पड़ रहा है? मकबूलियत देखें, मैं आपको बात बताऊं, सियासत में मकबूलियत कभी होती है, कभी नहीं होती है। कभी आप ऊपर चले जाते हैं, कभी आप नीचे चले जाते हैं। अगर इस किस्म के बयान से मकबूलियत आती है, मैं नहीं समझता, मेरा नहीं ख्याल। आई डोंट थिंक सो कि ये ऐसा होगा, मेरा नहीं ख्याल। मैं ये कहता हूं आपकी मकबूलियत बढ़ सकती है। आप गरीब के साथ कंधा लगा दें, आप उसकी जो परेशानियां उसको दूर कर दीजिए, आपकी मकबूलियत बढ़ जाएगी। अगर आप ये समझते हैं इन बयानों से मकबूलियत बढ़ती है, तो फिर मैं भी आज बयान दे देता हूँ, पकड़ लो इनको और उल्टा लटका दो इनको। ये हिस्सा तो नहीं होता यार, ये मतलब ये ऐसे नहीं होता। आपको एक पॉलिसी पॉलिसी आपको देनी पड़ती है। अगर आप समझते हैं कि कोई ज्यादती हुई है, तो आप उसको तदारक कर लीजिए, उसकी उसकी पेशबंदी कर लीजिए। अच्छा, ये अगर बात मैं आप जो दुरुस्त आपको कह रहे ये हैं सर, कहूँ, ये दुरुस्त कह रहे हैं आप, और लगता भी है इससे कि वो वक्त निकल गया। मतलब वो कहते हैं ना, लड़ाई में जो मौका उस वक्त याद ना आए उसको बाद में मुंह पे मार लेना चाहिए। वो वक्त तो गुजर गया, वो बयानिया भी कॉम्प्रोमाइज हो गया, फिर जिस तरह से हुकूमत आई। तो आपको लगता है कि अब बेफायदा है ये सब चीजें? मुझे आपकी गुफ्तगू से भी यही लग रहा मैंने है तो कि अब आपको ये सिर्फ गुजारिश की बेफायदा है। है। सर, मैंने तो आपको गुजारिश की है, आप जरा कैलकुलेट कर लीजिए कि इस मुल्क में गुर्बत किस निच पे है। अगर आप उनको उनके पांव पे खड़ा कर देंगे, तो मेरे ख्याल में आपकी मकबूलियत बहुत बढ़ जाएगी। और अगर आप इस तरह बयान ना देते रहे और लोगों को खाने के लिए खाना ना दिया, उनके बिलों के साथ आपने कुछ बेहतर बर्ताव ना किया, तो क्या करेंगे? इससे मकबूलियत आपकी बढ़ जाएगी। वो तो शेख साहब होता मैं हुआ नहीं नजर समझ नहीं आ रहा।